स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हमारा पिछला चैप्टर जो विदेश नीति का था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं। भारतीय विदेश नीति की दो विशेषताएं, बहुत सारी विशेषता थी। वसुधैव कुटुंबकम था, पंचशील का सिद्धांत था, बहुत सारी विशेषताएं हमारे यहाँ थी। पंचशील के दो सिद्धांत, हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम एक दूसरे पर बहकावे की कार्रवाई नहीं करेंगे, सहयोग के साथ चलेंगे, बहुत सारी सीमाएं नहीं लगेंगे। पंचशील का समझौता 1954 भारत चीन की विशेषताएं हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य राष्ट्र कौन से हैं? भारत है, घाना है, बहुत सारे देश थे। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? ये 71 में मिली। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चलाया था। यूएनओ का पूरा नाम, अब ये बहुत सिंपल सवाल है लेकिन आपको याद रखना चाहिए। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर इसमें लघुतरात्मक सवाल आते हैं। इसमें है पंचशील के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड ने पूछा हुआ सवाल है, आपको याद रखना है। पंचशील 54 में आया था। भारत चीन के मध्य हुआ समझौता है। एक तरफ नेहरू थे भारत की तरफ से, उस साइड चाउ एन लाई थे, और 5 बातें इसमें कही गई थी। इनको फॉलो भारत ने तो किया लेकिन चाइना ने नहीं किया। उपनिवेशवाद क्या है? बहुत सिंपल सी परिभाषा उपनिवेशवाद की, किसी भी देश का राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण या नेतृत्व किसी अन्य देश के हाथ में चले जाना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। भारत अंग्रेजों के समय उपनिवेश था, यानी कि सरकार का नेतृत्व या सरकार की सारी शक्तियां किसी देश की दूसरे देश के अधीन हो जाए, क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। और उपनिवेश को से ही क्या बना? उपनिवेशवाद बना है। रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं? इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। रंग भेद की नीति का अर्थ साउथ अफ्रीका से था। नेल्सन मंडेला हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। 35 साल 35 ईयर तक ये लगभग जेल में रहे। बाद में जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तब ये वहां के लीडर भी बने। आपको पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला अभी बहुत फेमस नेताओं में से वर्ल्ड के एक माने जाते हैं। और आप जानते हैं 95 के आसपास साउथ अफ्रीका भी बना है, अभी युवा राष्ट्र है। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी सैन्य गुट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना होना क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता। इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। सहअस्तित्व के सिद्धांत को, इसका मतलब पूछा जाता है बहुत बार, यूजीसी नेट ने भी पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। सहअस्तित्व का अर्थ क्या है? सहअस्तित्व का अर्थ है जियो और जीने दो, जो भारत की संस्कृति का मूल सिद्धांत है कि हम खुद भी जिएंगे और दूसरे को भी जीने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है, इसमें हम आगे देखें तो सहअस्तित्व का अर्थ हमने देख लिया था, जियो और जीने दो। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे कंपटीशन सवाल में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। निबंधात्मक सवाल, इसका एक सवाल तो हमेशा आपको देखने को मिलता है। पहला सवाल इसमें है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। तो ये विशेषताएं पूरी डिटेल से हमने पढ़ी थी, एक एक करके सारी। तो इसमें से 4 से 5 विशेषता आपको याद होनी ही चाहिए। दूसरा, इसका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, शक्ति गुटों के विध्रुवीकरण के पश्चात। अब बस ये लाइन जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए। शक्ति गुट कौन से बात कर रहा है? ये 2 ध्रुवों की बात कर रहा है, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। विध्रुवीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, विखंडन। गुट निरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक होती जा रही है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं कमी आ रही है, जो वैल्यू है उसमें डाउनफॉल हुआ है। जितनी इंपॉर्टेंस जब गुट निरपेक्षता बनाई गई थी तब शक्ति के ध्रुव कितने थे? 2, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन आप जानते हैं सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन। अब ऐसी स्थिति में बचा कौन? अमेरिका। तो क्या शक्तियों के गुटों के विखंडन के बाद अमेरिका केवल जब एकमात्र ध्रुव बचा है, तो ऐसी स्थिति में क्या गुट निरपेक्षता वैल्यूएबल बची है? यहां तक की बात ये हुई है। इस कथन के आलोक में गुट निरपेक्षता नीति की क्या करनी है? विवेचना करनी है। ऐसे समझो इस सवाल को आप।
कि गुटनिरपेक्षता की नीति बनी 1955 में और इसकी जो नींव पड़ी वो 55 में और पहला सम्मेलन हुआ 61 में। तो कुल मिला के 61 से गुटनिरपेक्षता हो गई चालू। ये क्या कह रहा है कि दो ध्रुव बनना प्रारंभ हुए 45 और खत्म कब हुए 91 में। इसी दौरान क्या बनी गुटनिरपेक्षता। तो इस जमाने में जो गुटनिरपेक्षता बनी थी उसका मूल उद्देश्य क्या था, दो ध्रुवों से अपने आप को बचाना, या नई जो महाशक्तियां थी या जो नए देश बनकर आ रहे थे वो किससे बचे रहे, ध्रुवों से बचे रहें। या यूं कहा जा सकता है कि वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र बनाए रखें, ये सारी चीजें एज इट इज बनी रहे, इसीलिए क्या बनाया गया था, गुटनिरपेक्षता बनाया गया था। यहां तक की बात समझ में आई। जब ये वाली स्थिति आ गई 1991 वाली स्थिति आ गई तो केवल एकमात्र ध्रुव बचा 1991 के बाद, वो कौन सा बचा, अमेरिका। तो क्या अब भी गुटनिरपेक्षता उतना ही उपयोगी है, ये आपको सिद्ध करना है। और इस बात को हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया, आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि छोटे देश कहीं ना कहीं आज भी अपनी जो बात कह सकते हैं वो कहाँ कह सकते हैं, गुटनिरपेक्षता में कह सकते हैं। अपनी बराबरी का हिस्सा वो देख सकते हैं, अपना वर्चस्व अपना स्थापित कर सकते हैं। महाशक्तियों के पीछे लग्गू बनने की जरूरत नहीं है, तकनीकी बहुत आसानी से मिल जाती है। वैश्वीकरण के युग में उनकी अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं होगी, सांस्कृतिक दादागिरी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। और गुटनिरपेक्षता एक प्रकार से उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच स्थापित कर रहा है, सहयोग स्थापित कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर पिछड़े हुए देश ही हैं। इसीलिए वर्तमान में हेगेमनी का दौर चल रहा है, हेगेमनी। हेगेमनी क्या है, आप ये ध्यान रखना, ये वर्चस्व की एक राजनीति है। क्या है, वर्चस्व। एक प्रकार का क्या है, ये दादागिरी का शब्द है, आपको याद रखना है। ये हेगेमनी शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वाले सिलेबस में ये शब्द आता है, हेगेमनी। और हेगेमनी का कार्य क्या होता है, इसको यूनान से लिया गया है कि यूनान और एथेंस में यूनान के एक शहर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बहुत अच्छा नाम उसका। उस शहर की दादागिरी पूरे यूनान में एथेंस, यूनान में एथेंस की दादागिरी चलती थी। तो यूनान में एक क्षेत्र था एथेंस और उस क्षेत्र की दादागिरी चलती थी। उस क्षेत्र की दादागिरी को नाम क्या दिया गया था, उस क्षेत्र के वर्चस्व को नाम क्या दिया गया था, हेगेमनी। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं महाशक्तियों, वर्तमान में अमेरिका का क्या सिद्धांत है, हेगेमनी या पूरे विश्व पे वर्चस्व करना चाहता है। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये बात यहाँ पर आपको सिद्ध करनी है। इसके बाद अगला अपना चैप्टर है यूएनओ। अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएन। यूएनओ की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था और यूएनओ की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 के मध्य, पहला विश्व युद्ध होता है, पूरी दुनिया इसमें लड़ती है। तब हमें आवश्यकता होने लगी कोई विश्व धरातल पर ऐसा कोई संगठन होना चाहिए, विश्व धरातल पर ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो सबका क्या हो, सहयोगी हो या सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक सके। किसको रोक सके, सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक सके। इसीलिए 20 में बना लीग ऑफ नेशंस। क्या बना, लीग ऑफ नेशन। 1920 में जनवरी के महीने में ये बना था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लीग ऑफ नेशन क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है और किसका पूर्वाधिकारी यानी कि किसके पहले था, यूएनओ के पहले ये संगठन था। किस विश्व युद्ध के बाद बना, पहले विश्व युद्ध के बाद। बोर्ड ने एक बार पूछा था
पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 18 के मध्य हुआ। जब ये युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया में एक कोई ऐसा संगठन की मांग उठने लगी कि सारे एक साथ बैठकर वहां क्या कर लें, बातचीत कर लें, सहयोग स्थापित कर लें। ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई संगठन उस समय था नहीं। इसलिए नया संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। और ये कब बना? 1920 में बना था। लेकिन इसके बनने के बावजूद भी 39 से 45 तक कौन सा हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और आप जानते हैं इसके रिजल्ट्स आपने बहुत अच्छे से देखे हैं दोनों विश्व युद्ध के। आप जानते हैं लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था? ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। कब से कब तक? 39 से 45 तक। ये तिथि भी आपसे पूछी जाएगी, पूछी भी गई है कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ। ये इंडिविजुअल भी पूछा गया है। पहला विश्व का जो युद्ध था या विश्व युद्ध था वो कब हुआ? 14 से 18 तक। और दूसरा कब हुआ? 39 से 45 के मध्य। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि लीग ऑफ नेशन का मुख्य आधार क्या था? कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। मुख्य लक्ष्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध को रोकना। आप देखते हैं ये इसमें क्या हो गया? असफल। इसीलिए ये कामयाब नहीं हुआ और इसकी जगह क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंग्रेजी में बोले तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लक्ष्य क्या था? थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। लेकिन आप जानते हैं ये बना 1945 24 तारीख को ये बना था। आप जानते हैं 24 अक्टूबर को ये बना था। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या आता है? यूएनओ दिवस आता है। अब आप जानते हैं कि यूएनओ दिवस मना लिया हमने, यूएनओ का वर्ष भी हम जान लिए। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए इसको बनाया गया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं उससे लग रहा है कि ये भी क्या है? असफल है। भारत पाकिस्तान तनाव देख लें, भारत चीन देख लें, आर्मेनिया अजरबैजान देख लें। आज जो रसिया ने सीरिया पर हमला किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है। आपने देखा होगा हमारे सिलेबस में एक संगठन है ISIS। ये कैसा संगठन है? आतंकी संगठन है। इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया। ISIS का पूरा नाम क्या है? आपको याद रखना है, बोर्ड ने पूछा है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया, यानी कि इराक और सीरिया का आतंकी संगठन ये है। इस आतंकी संगठन को घेर लेना चाहिए था। अमेरिका इसमें पूरी ताकत लगा चुका है, रसिया इसमें पूरी ताकत लगा चुका है, नाटो इसमें पूरी ताकत लगा चुका है। पूरी दुनिया के काबू में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयास किए ही नहीं गए। नहीं तो आतंकवाद इतना सा, पूरी दुनिया इतनी बड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रयास आतंक के विरुद्ध वो कामयाब नहीं है, या सकारात्मकता से हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय धरातल पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ISI बहुत छोटे से इलाके में है और पूरी दुनिया यदि एकजुट हो तो इसे समाप्त किया जा सकता है। अभी इस पर आज जो वर्तमान में हमला हुआ है रसिया के द्वारा, वो इसलिए है कि अजरबैजान में ISI के आतंकी दिखे हैं, इसीलिए रसिया रोकना चाहता है उन्हें कि इनको यहीं रोक दिया जाए। तो वर्ल्ड वार की तरफ तो दुनिया बढ़ रही है। चाइना, आज के न्यूज़पेपर की आप खबर देखें तो चाइना ने 60,000 सैनिक लगा दिए हैं भारत के बॉर्डर पे एक्स्ट्रा। तो कहीं ना कहीं ये उकसाने वाली राजनीति है। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो दोनों के दोनों अर्जेंट मीटिंग बुला रहे हैं। विदेश मंत्री पंपियो, वो कह रहे हैं कि चाइना एक बड़ा खतरा है और कभी भी भारत पर हमला कर सकता है। आप जानते हैं
पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग है। आपको याद रखना है, इन फ्यूचर कभी भी जीके का सवाल बनता है, आपके सिलेबस में तो नहीं है। अमेरिका के रक्षा विभाग की बिल्डिंग कहाँ है? पेंटागन में है। और ये बहुत प्रसिद्ध खुफिया रिपोर्ट देती है। ऐसा माना जाता है अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट 100% नहीं तो 99.99 सही होती है। और अमेरिका आज ये कह रहा है कि भारत कहीं न कहीं चाइना के खतरे से अकेला नहीं लड़ सकता है, या यूं कहें चाइना कभी भी अटैक कर सकता है। ऐसी स्थिति वर्तमान में आज है। रोज तनाव की स्थिति वहां पर है। ऐसी स्थिति कब होती है? जब आंतरिक स्थिति खराब हो, कोरोना की वजह से इंटरनल मैटर खराब हो गए होंगे और वो उनको थोपना चाहता है युद्ध के माध्यम से, ताकि अपनी कमियों को छुपाया जा सके। तो ये यहाँ पर हमने बैकग्राउंड देखा। यहाँ सवाल क्या क्या बने वो हमने देखे हैं। ISIS का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 18 तक। विश्व धरातल पर एक क्या होना चाहिए? सहयोगी मंच होना चाहिए। इसके लिए क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। कब? पहले विश्व युद्ध के बाद। कब बनाया? 1920 में। और इसके बाद क्या हो गया? दूसरा विश्व युद्ध। इसमें लिए असफलता किसकी जाहिर हो गई? लीग ऑफ नेशन की असफलता यहाँ पर जाहिर हो गई। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 39 से 45। इससे परेशान होकर अंतरराष्ट्रीय नया संगठन बनाया गया। किसकी जगह? लीग ऑफ नेशन की जगह। उसका नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका उद्घाटन कब हुआ? 24 अक्टूबर को। इसीलिए यूएनओ दिवस कब अपनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ये बना कब था? 1945 को। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसलिए बना ताकि विश्व युद्ध ना हो। अब मोटा मोटा देखा जाए तो ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन है। पूरी दुनिया के राष्ट्र इसमें एक जगह बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखें तो सवाल उठता है यूएनओ की प्रासंगिकता का। यूएनओ की प्रासंगिकता। अब सवाल उठा, जब 1945 में यूएनओ बना तो सवाल ये उठा कि इसकी उपयोगिता क्या होगी। क्यों? उपयोगिता होती है सदस्यों के आधार पर। इसके सदस्य कौन कौन होंगे, किस प्रकार से होंगे। और आप जानते हैं जब ये बना तब महाशक्तियां इसमें शामिल नहीं हो रही थी। अब सवाल ये उठ गया कि वास्तव में नियंत्रण की जरूरत किस पर थी? महाशक्तियों को नियंत्रण की जरूरत थी। और महाशक्तियां किस में नहीं आना चाहती थी? यूएनओ में नहीं आना चाहती थी। अब सवाल उठ गया, जिस संतुलन के लिए, जिस सामंजस्य के लिए यूएनओ बनाया जा रहा था, जिस प्रासंगिकता के लिए, जिस फ्लो के लिए लाया जा रहा था, वो पूरा नहीं हो रहा था। वास्तव में इसलिए यूएनओ बनाया गया ताकि दुनिया के महाशक्तिशाली देश भी बैठ के बात करें, कमजोर देश भी बैठकर बात करें और बीच का रास्ता हो। इन फ्यूचर कभी युद्ध हो तो वहां पर बैठा जाए, बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए। लेकिन महाशक्तियां इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। कारण क्या था? एक इतना पावरफुल है और एक इतना पावरफुल है। यदि सामाजिकता में देखें तो इसको तो सिर्फ पाना ही पाना है, इसको तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा और इसको केवल खोना ही खोना है। क्यों? क्योंकि ये इससे कुछ नहीं ले सकता। ये एक सीधा सा सिंपल सिद्धांत है कि महाशक्तियां छोटे देशों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती। वो एक अलग बात है, प्राकृतिक संसाधन, बाजार वगैरह वो तो वैसे भी मिलने हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय धरातल पर छोटे देशों से महाशक्तियों को कोई लालच नजर नहीं आ रहा था। और वो छोटा संगठन अगर देखें, यूएनओ से महाशक्तियों को कोई लालच नहीं नजर आ रहा था। उनका जो वर्चस्व था वैसे भी था, यूएनओ कहीं ना कहीं नियंत्रण करने वाला था उनकी शक्तियों पर, इसीलिए महाशक्तियां इसमें नहीं आना चाह रही थी। महाशक्तियां कुछ विशेष की परिकल्पना कर रही थी कि हमें कुछ क्या मिले, विशेष यहाँ से प्राप्त हो। और बाद में यूएनओ को ये विशेष शक्ति भी देनी पड़ी, जिसका नाम क्या था? वीटो महाशक्ति। ये वीटो कितने देशों के पास है? 5। इसमें कौन कौन है? अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है और
फ्रांस है। ये 5 महाशक्तियां आज वर्तमान में वीटोधारी हैं। इनको वीटो क्यों दिया गया? पहला सवाल तो ये, इनको वीटो इसलिए दिया गया ताकि ये किसके सदस्य बन जाएं? यूएनओ के सदस्य बन जाएं, क्योंकि ये उस समय की महाशक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध के जो शक्ति के फैक्टर बने थे, डिवाइडेशन के जो फैक्टर बने थे, इसीलिए ये कहीं ना कहीं यूएनओ में आना नहीं चाहते थे। दुनिया की ये मजबूरी थी, यूएनओ की ये मजबूरी थी, और मजबूरी में इन्हें क्या देना पड़ा? वीटो देना पड़ा। वीटो क्या है? वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। निषेधाधिकार ये एक प्रकार से क्या है? स्टॉप की शक्ति है। आप इसका आकलन इससे कर सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और पूरी दुनिया में 4 वीटोधारी भी एक तरफ, और एक अकेला यदि इसके विपरीत हो जाए तो ये सब पे भारी है। इससे आप वीटो की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि पूरी दुनिया के देश एक तरफ, ये 4 महाशक्तियां भी एक तरफ, और केवल अकेला एक वीटोधारी विपरीत हो जाए तब भी वो कैंसिल ही होना है। इस वीटो की ताकत इतनी भयंकर है, इसीलिए महाशक्तियों को लालच दिया गया ताकि वो किसके सदस्य बन जाएं? यूएनओ के सदस्य बन जाएं, और यूएनओ की क्या बन जाए? प्रासंगिकता बन जाए। यहां से सवाल क्या बना कि महाशक्तियों को क्या दिया गया? वीटो। क्यों दिया गया? ताकि वे किसमें शामिल हो जाए? उस समय 1945 में यूएनओ जैसे संगठन में शामिल हो जाए। वीटो को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। ये एक प्रकार से नकारात्मक शक्ति ही है, किसी भी कार्य को होने से क्या कर सकती है? रोक सकती है। ताकत कितनी बड़ी है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे सवाल आता है, सुरक्षा परिषद में वीटोधारी देशों के नाम लिखें, तो क्या है? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, और आप 5 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।